तो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करें। देखिए जी, कल कुछ हमारे पास बेसिक बातें थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने किस तरह एमसीक्यूज को अप्रोच करनी, ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास अगर अकॉर्डिंग टू अप्रोच हमने क्या करना है, सबसे पहले लास्ट लाइन को हमने स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो आज हम ज़्यादातर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऐसा ऐसा हम 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब ऐसे हम एमसीक्यूज की स्पीड को इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बढ़ाते रहेंगे, ठीक है जी। अब ये नहीं होगा कि भाई मैं आते एक ही दिन आपको 40 एमसीक्यूज करवा दूं, तो उसमें एक आपके कंसेप्ट भी मिस हो जाने हैं। फिर ये है कि थोड़ा सा ना फिर वो इन डिटेल में डिस्कस भी नहीं होगा। जब आपको काफी सारे कंसेप्ट आपके रिलेट होना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर इन चाहे हो सकता है हम एक दिन में 100 एमसीक्यूज भी डिस्कस करें, वो एमसीक्यू डिस्कस करने का मतलब नहीं, ठीक है जी। तो पहले हमारे पास अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी तो भाई आप यू वर्ड छोड़ो, एम बॉस के एमसीक्यूज भी आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। बट विद द करेक्ट अप्रोच। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एमसीक्यूज कि आज हमारे पास कौन कौन से जो कंसेप्ट हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले एमसीक्यूज में वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज कैन नॉट यूज दिस एनर्जी सोर्स। कि हमारे पास ऊपर वो कोई एनर्जी का सोर्स बता रहा होगा, ठीक है जी। और वो लास्ट वाली लाइन के अंदर उसने ये पूछ लिया कि ये वाला जो एनर्जी का सोर्स है, लेकिन देखें एनर्जी के सोर्स क्या हो सकते हैं आपकी, ग्लूकोज हो सकती है, ग्लैक्टोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, आपके पास लिपिड्स हो सकते हैं, एलडीएल हो सकता है, उसके बाद वी एलडीएल हो सकता है, ये जितने भी है कार्ब्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, ये सारे एनर्जी के सोर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो वो पूछी नीचे वाली लाइन के उसने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज कैन नॉट यूज दिस एनर्जी सोर्स, ठीक है जी। उस पर उसने एनर्जी का सोर्स बताया और हमारे पास इनमें से ना कोई ऐसा होगा जो उस एनर्जी के सोर्स को यूज नहीं करता होगा, देखें जी। हमारे पास जो ब्रेन है और जो आपका हार्ट है, ये क्या करता है, आपकी ग्लूकोज को भी एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज करता है, ये आपकी फैट्स को भी यूज करता है जिनको हम कीटोन्स कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, जैसे आपके एपिडर्मस सेल्स हो गए, आपके हाइपोडर्मस सेल्स हो गए, आपके कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, वो क्या करते हैं, वो भी इसी तरह ग्लूकोज को, ग्लैक्टोज को आपके पास एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शन होती हैं, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि आपके सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो इस एनर्जी सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो अभी हम देखते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, लेकिन अभी हमने जो बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है, ऊपर वाले एनर्जी के सोर्स को एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज नहीं करता, ठीक है जी। तो ये इसमें हमसे आज पूछा है। स्टार्ट करते हैं सर। अ 24-year-old वुमन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है जी। कि 24 साल की एक यंग लेडी है जो हमारे पास किसके साथ डायग्नोज हुई है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मुझे आपने ये बताना है कि एक फीमेल है यंग। देखिए इस एमसीक्यू पे जो मिलता जुलता सिनेरियो आ सकता है वो हमारे पास किस तरह का आ सकता है कि अदनान भाई एक यंग फीमेल आपके पास आती है, ठीक है जी। अब वो आपके पास आती है कि उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर ना सीवियर पेन है, जहां पर आपको अपेंडिसाइटिस की पेन होती है ना, जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है। तो वहां पर फीमेल, अभी आपको पता नहीं कि यार इसको अपेंडिसाइटिस हुआ है या कोई इसका मतलब के क्लोन के अंदर कोई परफोरेशन हो गया है या इसको कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या कोई इसका गायनाकोलॉजिकल इश्यू है, अभी आपको पता नहीं, आपने डायग्नोज नहीं किया। तो अगर फीमेल आपके पास आती है ना, सबसे पहले सीवियर राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन के साथ है। तो अगर मेल है तो हम ज्यादातर कहते हैं कि यार हाँ, इस बंदे के अंदर अगर इसको अक्यूट पेन हो रही है ना राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। लेकिन अगर फीमेल आती है ना, ऊपर से वो यंग फीमेल आती है, तो आपने दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि या तो इसको अक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है या इसको क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये हमेशा आपने याद रखना है, कभी भी यंग फीमेल को ना अपेंडिसाइटिस के बारे में सोचना है, ये मैं कह रहा नहीं सोचना, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी आपने सोचना है। फिर आपने उसको रूल आउट करना है कि आपने उसकी जो फर्टिलिटी की हिस्ट्री है, मतलब कि पूछना है कि रिसेंटली वो मैरिड तो नहीं हुई, यहाँ पर आपने उसका बीटा एचसीजी लेवल का चेक कर लेना है, ठीक है। अगर वो नहीं हो रहा, बीटा एचसीजी नहीं है, फीमेल आपके पास सिंगल है, रिलेशन में नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, अपेंडिसाइटिस की जो मजीद टेस्ट है उनकी तरफ चले जाना, ठीक है जी। तो लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आपने जरूर याद रखना है इन यंग फीमेल। तो अभी यहाँ पर हमें उसने खुद ही बता दिया है कि क्या उसका डायग्नोज है सर, एक्यूट अपेंडिसाइटिस उसका डायग्नोज है, ठीक है। She started having right lower quadrant abdominal pain approximately 30 hours earlier, but did not go to the hospital because she thought the pain would subside on its own. उसने कहा कि भाई 30 घंटे उसको पहले पेन स्टार्ट हुई थी, तो वो हॉस्पिटल में नहीं गई, उसने सोचा कि यार ये ना खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी, ठीक है जी। द पेशेंट हैड नो फूड, ओनली सिप्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है जी। कोई उसने खाना वगैरह नहीं खाया। आपको एक बात बताऊं,
जो अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट है, चाहे वो मेल है वो फीमेल है, वो खाना नहीं खाता होता भाई, इतनी सीवियर पेन हो रही होती है तो उसको खाने की थोड़ी पड़ी होगी, ठीक है। तो पेशेंट हैड नो फूड, ओनली सिप्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग दैट टाइम। ब्लड प्रेशर इसका थोड़ा सा लो है, पल्स इसकी थोड़ी सी हाई है। अब इसकी पल्स थोड़ी सी हाई क्यों, देखो 106 लिखी हुई है, तो क्यों, क्योंकि इसको पेन है, बॉडी इसके स्ट्रेस के अंदर है, इसका सिंपैथेटिक सिस्टम थोड़ा सा एक्टिवेट है, दैट कैन लीड टुवर्ड्स द इंक्रीज पल्स, ठीक है जी, थोड़ी सी इंक्रीज है, कोई ज्यादा इसके अंदर वेरिएशन नहीं है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर ड्राई एंड देयर इज टेंडरनेस इन द लोअर राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है जी, वो बता रहा है कि लोअर क्वाड्रेंट के अंदर इसको क्या है, टेंडरनेस है, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी ड्राई है क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है बॉडी का वो कम है, ठीक है। लेबोरेटरी एवेल्युएशन शोज माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस एंड नॉर्मल सीरम इलेक्ट्रोलाइट उसके नॉर्मल है, ठीक है जी। बॉर्डर लाइन लो सीरम ग्लूकोज लेवल है, ठीक है जी, ग्लूकोज उसका लेवल कम है, ये देखो बॉर्डर लाइन लो सीरम ग्लूकोज लेवल इस बंदे का आपको कम मिल रहा है, एंड मॉडरेट कीटोन, जो कीटोन्स है इसके अंदर वो क्या है हमारे पास मॉडरेट आ रहे हैं। अब दो चीजें अपनी याद रखनी है सर, एक तो लेबोरेटरी एवेल्युएशन के ऊपर आपको क्या मिला है, ल्यूकोसाइटोसिस मिली है सर, इसके व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हैं, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट्स वो आपको नॉर्मल मिल रहे हैं, बॉर्डर लाइन लो सीरम ग्लूकोज लेवल के जो ग्लूकोज का लेवल है वो इसका थोड़ा सा कम आ रहा है, एंड एज वेल एज मॉडरेट कीटोन्स इन दी यूरन, और उसके जो यूरन के अंदर कीटोन्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे आते हैं, देखो अभी यहाँ पर उसने आपको ना कुछ सिनेरियो यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ उसने आपको बताया हुआ है, आपका ना वो क्या करना चाह रहा है, आपको मिस डायग्नोज करने की तरफ लेके जा रहा है। हमें लास्ट वाली लाइन के अंदर पता है कि उसने सिर्फ एनर्जी का सोर्स पूछना है, ऊपर ये जो एक्स्ट्रा बातें बता रहा है ये सिर्फ हमें वो डेविएट करवा रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन द evaluation it is suspected that this patient is utilizing ketones bodies as a significant source of energy। अब देखें अदनान भाई सीन हुआ क्या, पेशेंट है, पिछले 30 घंटे से उसको पेन थी तो उसने कुछ एज इट खाया नहीं है। अब मैं आपको पूरा सिनेरियो आपके माइंड के अंदर बनाता हूँ। अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, 30 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं है। अगर आप 30 घंटे से कुछ नहीं खाओगे तो जो आपका मेन एनर्जी का सोर्स था वो क्या था, वो ग्लूकोज थी। जो ग्लूकोज होती है ना वो पहले 12 से 16 घंटे के दरमियान उसके जो रेजर्वोयर्स होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। 16 घंटे के बाद आप, या 8 8 घंटे के बाद, जब 12 घंटे के दरमियान आप ग्लाइकोजन के ऊपर आ जाते हो, लेकिन जब आप फास्ट करते हो तो पहले तो जो आपने सुबह सुबह खाना खाया होता है उसमें जो ग्लूकोज होती है वो आप उसको यूटिलाइज करते हो, उसके बाद जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो चेंज होता है। ग्लूकोज को फिर हम जो आपके लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर पड़ी हुई है फिर हम उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो ग्लाइकोजन से क्या बनता है सर, ग्लूकोज बनता है। फिर हम उस ग्लूकोज को यूज करते हैं, उस ग्लूकोज को हम यूज करते रहते हैं कोई ऑलमोस्ट 24 आवर तक, मतलब 24 घंटे तक ना उसको यूज किया जाता है। अब ये थोड़ा सा वैरी करती है ये वाली, मतलब कि 18 से 24 घंटे के दरमियान में आप ग्लाइकोजन से लेने वाली ग्लूकोज को यूज करते हो। लेकिन अब इसको कितना ड्यूरेशन हो गया सर, 30 घंटे हो गए। 30 घंटे से इस बंदे ने कुछ नहीं खाया हुआ। अगर 30 घंटे से इसने कुछ नहीं खाया हुआ इसका मतलब है जो इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी का सोर्स है वो क्या हो सकता है, वो इसके फैट्स हो सकते हैं। देखिए मैं आपको आगे जाके एक चार्ट भी बनाऊंगा कि पहले सबसे पहले आपकी ब्लू जो बॉडी है वो मोनोसेक्राइड्स को यूज करती है, मतलब ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पर यूज करती है, फिर वो ग्लाइकोजन को तोड़ती है, ठीक है, फिर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती है। जब ये तीनों मैकेनिज्म करवा रहे स्टिल आपने कुछ नहीं खाया तो फिर आपकी बॉडी क्या करती है, जो फैट्स आपकी बॉडी में डिपॉजिट्स होते हैं ना उनकी ब्रेक डाउन करवाती है। तो जब आप फैट की ब्रेक डाउन करवाओगे उनसे आप क्या करोगे, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज से आपने ग्लूकोज बनानी होती है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने ये टॉपिक ना काफी डेप्थ के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर फैट पड़े हो ना, जैसे कि टीजी होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को हम तोड़ते हैं, वहां से फ्री फैटी एसिड बनाते हैं, वहां से हम ग्लिसरॉल बनाते हैं, उनको आपका यूज करती है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, और फिर वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो 24 घंटे के बाद आपकी बॉडी के जो फैट्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, और उन फैट्स को क्या करते हैं, हम उन फैट्स को ग्लूकोनियोजेनेसिस के मैकेनिज्म से ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो 30 घंटे बाद, ये उसने ऊपर लिखा हुआ, 30 घंटे बाद जो उस पेशेंट की बॉडी का एनर्जी सोर्स है वो क्या है, वो उसके फैट्स हैं। अगर 30 घंटे से मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार एक पेशेंट है उसने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ, आपको इस यूएस असेंबली के अंदर इस तरह के 2 से 3 सिनेरियो आगे एमसीक्यू के अंदर आएंगे कि एक बंदा है वो भाई गार के अंदर फंस गया है, या क्या है वो किसी सहरा के अंदर फंस गया है, उसके पास सिर्फ पानी है, खाना के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तीन तीन दिन से वो क्या है, भूखा है। फिर उस बंदे की जो बॉडी, जब आप उसका ग्लूकोज चेक करोगे ना तो वो ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा, वो 60 या 65 या 70 इस रेंज के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी ने आपका जो एनर्जी का सोर्स है उसको डेविएट करवा लिया है।
ग्लूकोज भी नहीं है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, ग्लूकोनियोजेंसिस भी नहीं है। तो फिर हम आगे जाके मतलब कि जब आपने 72 घंटों से कुछ नहीं खाया या 5 घंटों से कुछ नहीं खाया, तो फिर आपकी बॉडी आपकी प्रोटीन्स को यूज करना शुरू कर देती है। तो इसलिए 5 दिन के बाद अगर यहाँ पर 30 घंटे की बजाय अगर वो 72 घंटे लिखता है या 5 डेज लिखता ना, तो फिर एनर्जी का सोर्स आपने प्रोटीन याद रखना। जो लोग मतलब कि काफी काफी दिन तक खाना नहीं खाते ना, तो आपने उनके देखा होगा उनका बॉडी मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी क्या करती है, फैटी है उसको, अमाइनो एसिड्स को एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज करती है। लेकिन ये इस बंदे को इतनी ज्यादा देर नहीं हुई, इसको सिर्फ क्या हुआ, 30 घंटे हुआ है। तो 30 घंटे के अंदर अगर आपने कुछ नहीं खाया, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, कीटोन्स को यूज करेगी एनर्जी के सोर्स के तौर पर। ठीक है। अब देखिए आगे मजे की बात आपको बताता हूँ। Based on the evaluation, it is suspected that this patient is utilizing ketone bodies। देखा, उसने खुद ही बता दिया कि सर 30 घंटे से अगर कुछ नहीं ना खाएगा, तो जो कीटोन बॉडीज हैं वो बॉडी क्या करेगी, इन कीटोन्स को एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज करेगी। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कैन नॉट यूज दिस एनर्जी सोर्स। ठीक है जी। अब उसने आपसे पूछा ही है, देखो अपेंडिसाइटिस की उसने आपको हिस्ट्री दी है, उसके बाद आपके एनर्जी सोर्स का उसने बॉडी के अंदर बताया, और लास्ट पे जाके पूछा क्या है कि 30 घंटे के बाद आपकी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा टिश्यू, सेल या ऑर्गन है जो कीटोन्स को एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज नहीं करता। ये उसने आपसे पूछा हुआ है। मुझे पहले आप ये बताएं, आपको ये सिनेरियो समझ आया? लेट मी मेक इट क्लियर, यू गॉट इट? जी। जी आ गया मैं। जी क्या पूछा मुझे, आप रिवाइज करें जरा। उस बंदे ने 30 घंटे से कुछ भी नहीं खाया, तो वो औरत है, उसकी जो औरत बॉडी है, है वो। यंग, यंग यंग फीमेल है, यंग जी। फीमेल। जी उस फीमेल ने 24 30 घंटे से कुछ भी नहीं खाया, तो उसकी जो बॉडी है ना वो ग्लूकोज के बजाय कीटोन को यूज कर रही है ऐसे एनर्जी सोर्स के जी जी। ऊपर। और उसने खाया क्यों नहीं 30 घंटे से? उसको अपेंडिसाइटिस है, उसको पेन हो रहा है ना, तो इस वजह पेन से। हो रही है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली के सर, क्योंकि उसको पेन हो रही है और पेन की वजह से वो खाना नहीं खा रही। ओनली सिप्स ऑफ वाटर, उसने खुद बताया हुआ है कि वो कुछ सिप्स ऑफ वाटर ले रही है, इस वजह से वो थोड़ी सी हाइपोवोलीमिक भी हो गई है। और जब हाइपोवोलीमिक होता है ना पेशेंट, तो आपकी जो हार्ट रेट होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर आप एक क्राइटेरिया लिख लें कि जब भी आपको डिहाइड्रेशन होती है ना, तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे आपने ओरल कैविटी को भी आप देखो ना, तो वो भी ड्राई होती है। और जो दूसरी चीज है वो है टैकीकार्डिया, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। डिहाइड्रेशन का वर्ड जहां पर भी लिखा हो ना, आपने उस पेशेंट का क्या चेक करना होता है, टैकीकार्डिया चेक करना होता है, क्योंकि आपके जो हार्ट है वो रिस्पॉन्स करता होता है इस सिंपथेटिक कंडीशन के। चलिए वो तो सेपरेट बात है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो वो ये कह रहा है कि कीटोन्स को कौन से ऐसे ऑर्गन या टिश्यूज हैं जो एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज नहीं करते। अब पीछे एक सारा कंसेप्ट है बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म सारे पढ़ेंगे, कि कुछ जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, कुछ आपके मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ठीक है जी। तो जो आपके पास ये कीटोन्स को हम एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज करते हैं ना, जैसे कि हम इसको डिफरेंट मैकेनिज्म्स के अंदर लेके जाएंगे, टीसीए साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। और उनमें से जो कुछ मैकेनिज्म्स है, जैसे मैं बात करूँ ना टीसीए साइकिल की, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको आप क्रेब्स साइकिल भी कहते हो, ये क्रेब्स साइकिल ना आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, तो आपके पास ये टीसीए साइकिल नहीं होगा। और अगर टीसीए साइकिल नहीं होगा तो आप एनर्जी नहीं बनाओगे। और अगर आप एनर्जी नहीं बनाओगे तो आप ये कीटोन्स को एनर्जी के तौर पर के सोर्स के तौर पर यूज नहीं करोगे। तो हमने यहाँ पर ढूंढना क्या है कि सर ऐसा कौन सा इनमें से ऑर्गन या सेल या टिश्यू है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो कीटोन से जो इतने ज्यादा मैकेनिज्म करवाने, मैं आपको बायोकेम में पढ़ाऊंगा ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होती है, टीसीए साइकिल होता है, टीसीए साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और लास्ट पे जाके एटीपी बनती है। तो लेकिन अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो वाले मैकेनिज्म नहीं चलेंगे। वो वाले मैकेनिज्म कौन से सेल्स के अंदर नहीं चलेंगे, जिनके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इनडायरेक्टली वो माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट आपके पास यहाँ पर पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है किसी सेल या टिश्यू के अंदर, तो वो कीटोन्स बॉडी को एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर ढूंढते हैं। सबसे पहले तो बच्चे जो ब्रेन होता है ना, ये तो जाहिर बात है कि ब्रेन कभी भी, अब हमारे पास जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो चाहे आपके पास ग्लूकोज हो, चाहे आपके पास फैट्स हो, जो भी हो ना, वो इनको एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पर ब्रेन तो नहीं हो सकता। दूसरी बात आती है आपके पास हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को भी हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए आपकी बॉडी के सबसे जो इंपॉर्टेंट या वाइटल ऑर्गन्स है वो कौन से? वो ब्रेन और आपके पास हार्ट है। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर वो तमाम मैकेनिज्म रखे हुए हैं ताकि आपके पास चाहे ग्लूकोज है, चाहे ग्लाइकोजन है, चाहे फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, लिपिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स है, ये तमाम को एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेन और हार्ट मसल तो सर नहीं हो सकते। तीसरा वाइटल ऑर्गन आ गया रीनल। तो रीनल भी नहीं हो सकता। जो आपके पास नेफ्रॉन्स होती हैं उनके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, और स्केलेटल मसल्स के पास भी होता है। ठीक है, अगर आप स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखो ना, तो वहां पर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ऑर्गेनाइज होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचती है सर? वो आपके पास होती है अरिथ्रोसाइट्स। तो अरिथ्रोसाइट्स हमारे पास यहाँ पर क्या था? आंसर था कि जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये कीटोन्स को एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज नहीं करते। अगर आप इसकी सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो एक्सप्लेनेशन के अंदर उसने यही सारे कंसेप्ट लिखे होंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द टारगेट सेल्स, ये जो आपके पास जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो तो कीटोन्स को यूज कर लेंगे, लेकिन जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है वो इनको कीटोन वो मतलब कि कीटोन्स को एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज नहीं करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। बाकी ये आपने खुद रीड करना है। अगर मैं आपको ये अभी सारा रीड करवा दूंगा ना, तो एक तो मैं थोड़ा सा टाइम, क्योंकि मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको उधर कि कौन सी ऑप्शन को आपने एक्सक्लूड करना, किस तरह का। ठीक हो गया? समझ आ गई? ये वाला क्वेश्चन मुझे बताएं। चैलेंज गुड हो गया। अब आप कभी ये रिट्रोसाइट भूलेगा तो नहीं, क्योंकि इससे आपके 2 से 3 एमसीक्यू ठीक होने हैं इसी कंसेप्ट के साथ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी ठीक है। जी जी, गुड हो गया, गुड गुड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम जी। और जो पीछे वाला क्वेश्चन था हमारा, वो कौन सा क्वेश्चन था पता है? वो भी स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था। वो क्या था हमारे पास? वो भी स्टेटमेंट ओरिएंटेड था, क्योंकि हमें स्टेटमेंट से ही आइडिया हो गया था कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज दिस एनर्जी सोर्स। तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट याद है तो पता चल जाता है कि ये रेड ब्लड सेल्स की बात कर। आगे आते हैं। 47 ईयर ओल्ड वुमेन। 47 ईयर ओल्ड वुमेन क्या है जी? हैज अ ट्यूमर दैट इज कॉजिंग सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन। कि सर एक फीमेल है जिसको हम यंग तो नहीं कह सकते, रशियन जुबान में हम इसको यंग कह सकते हैं 47 में, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो 47 की फीमेल आती है, उसमें क्या है? कोई ना कोई ट्यूमर है, और ऐसा ट्यूमर है जो क्या कर रहा है? एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन कर रहा है, कि जहाँ से बहुत ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे ऐसे ट्यूमर्स हैं, जैसे आपके लंग्स के अंदर हो गए, जैसे आपके पास थाइमोमा के अंदर हो गए, जैसे आपकी रीनल सेल कार्सिनोमा हो गया, जैसे आपके ओवेरियन ट्यूमर्स हो गए, जैसे आपके पास एड्रीनल के ट्यूमर्स हो गए। ये तमाम क्या करते हैं? ये आपके पास हार्मोन, डिफरेंट टाइप के इंजाइम, डिफरेंट टाइप के मेटाबोलाइट से रिलीज करते होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने बात याद रखनी है। 47 साल की फीमेल है जी, आती है, उसके बॉडी में ट्यूमर है, और वो ट्यूमर क्या कर रहा है? बहुत हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द लीजन इज परफॉर्म्ड विद नो ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ठीक है जी, हमने उसको रिमूव किया तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। एंड द न्यू प्लास्टिक टिश्यू इज सब्जेक्टेड टू डिटेल पैथोलॉजिकल स्टडी। ठीक है जी। तो उसने कहा कि भाई उसकी पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर था, उसने यहाँ पर ट्यूमर का नाम नहीं लिया। ठीक है, बस इतना बताया कि ट्यूमर था, हमने उसको रिमूव कर लिया है, और रिमूव करने के बाद अब उसकी क्या करते हैं? डिटेल पैथोलॉजिक स्टडी करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्स द ट्यूमर सेल्स हैव अ हाईली डेवलप्ड, काफी ज्यादा वो डेवलप थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर वो वाले जो ट्यूमर सेल्स वो हमारे पास काफी ज्यादा डेवलप थे, और उनके अंदर क्या था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अब यहाँ पर उसने आपके पास ना नॉर्मल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पूछा है बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री को यहाँ पर एंडोक्राइन के साथ रिलेट किया हुआ। ठीक है जी। तो अभी स्मूथ और रफ के ऊपर हम आते हैं। पूछा सिर्फ अभी तक ये है कि ट्यूमर सेल्स के अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस secreted बाय these cells। कि हमारे पास ट्यूमर था सर, उस ट्यूमर को हमने जब रिमूव किया है, रिमूव करने के बाद जब हमने उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की है ना उस ट्यूमर के सेल की, तो हमने देखा कि सर उसके अंदर काफी ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, कि वो ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्या थी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। ठीक है। तो हमसे वो ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय दीस सेल्स, कि उस ट्यूमर के अंदर
जिस ट्यूमर के सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा हैं, वो वाले सेल्स क्या रिलीज करते हैं। ठीक है, तो असल में उसमें इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि जो उसने ट्यूमर रिमूव किया है ना, देखें ऊपर आपको वो मैं आपको ये बात कह रहा था ना कि उसने ट्यूमर की लोकेशन नहीं बताई, तो वो ट्यूमर की लोकेशन हमसे यहाँ से पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका आइडिया होना चाहिए, वो ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें जी, जिन सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है वहां पर हमारे पास अमाइनो एसिड मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होती है। क्या होती है वहां पर हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा। जैसे मैं अब आपके लिवर के सेल्स की बात करूं, हिपेटोसाइट्स की बात करूं, तो वहां पर अगर आप हिपेटोसाइट्स को लो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की उसकी स्टडी करो ना, तो उसके अंदर ज्यादातर अमाइनो एसिड्स होंगे, ज्यादातर सॉरी उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो जिनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन को ज्यादा बनाते हैं। जिन सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना बच्चे, वो क्या करते हैं, वो आपके पास एंड्रोजन्स को ज्यादा बनाते हैं। क्या करते हैं, एंड्रोजन्स को ज्यादा बनाते हैं। और जो आपका एड्रीनल ग्लैंड है ना, एड्रीनल ग्लैंड की भी जो सेल्स है ना, वहां पर भी अगर उनकी भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडी करो ना, तो उनके अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है। एड्रीनल ग्लैंड के होते हैं तीन पोर्शन, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरस। तो उसके अंदर भी हमें पता है कि सर उसका जो रेटिकुलरस वाला पोर्शन है ना, वो क्या करता है, वो एंड्रोजन्स नहीं बनाता। तो अगर वो एंड्रोजन्स बना रहा है तो देर इज पॉसिबिलिटी कि ये जो ट्यूमर हुआ है हो सकता है उस पेशेंट के एड्रीनल ग्लैंड के अंदर बना हो। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, द अदर पॉसिबिलिटी के सर इस पेशेंट की ओवरी के अंदर, कहाँ पर, ओवरी के अंदर ये ट्यूमर हो सकता है। तो ये दो चीजें हमने अभी तक ध्यान के अंदर रखनी है। बाकी हमें यहाँ पर ना इसकी जो ऑप्शन है ना, वहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली वो हमें करेक्ट आंसर कौन सा बताता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। एक्सक्लूड करते हैं और हम अपने आंसर की तरफ आते हैं। दो मैंने आपको बताया, ओवरी और एड्रीनल ग्लैंड। अब देखिए जी, सबसे पहले स्टिमुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन बाय द मेमोरी टिश्यू, के सर जो आपके मेमोरी टिश्यूज हैं, जो आपकी मेमोरी ग्लैंड के सेल्स हैं, वहां से स्टिमुलेशन को आता है, मतलब ये ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीटोसिन तो ये नहीं हो, सॉरी, ये स्टिमुलेशन द मिल्क प्रोडक्शन बाय द मेमोरी टिश्यू। स्टिमुलेशन करवाता है आपका प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेशन, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो इजेक्शन होता है। हाँ ठीक है, प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन आपके पास रिलीज होता है कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर तो ये नहीं होता। ठीक है, आगे आते हैं स्टिमुलेशन ऑफ एसिड सेक्रीशन फ्रॉम द गैस्ट्रिक प्राइटर सेल्स। तो जो गैस्ट्रिक प्राइटर सेल्स हैं, ये बात कर रहा है स्टमक की, तो वहां पर भी नहीं हो सकते। ठीक है, आगे हम आते हैं इंडक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विद इंक्रीज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारे पास कोई ये एंड्रोजन के साथ रिलेट नहीं कर रहा। अब ऑप्शन बचती है हमारे पास ए और सी, इन दोनों ऑप्शन में से हमने एक ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इंक्रीज इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल कलेक्टिंग डक्ट, इंक्रीज इन द वाटर रीअब्जॉर्प्शन द रीनल कलेक्टिंग डक्ट। रीनल की जो ट्यूब्स हैं वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को आती है, कौन सा वो ग्लैंड, हार्मोन कौन सा होता है, पहले मुझे अब ये बताएं, जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। एडीएच से सर। कौन सा करवाता है हमारे पास है। एल्डोस्टेरोन सर, वो वाटर को ऐड करता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट करता एग्जैक्टली आपने इस तरह, मतलब जो चीज ना, एक एक बात याद रखनी है ध्यान, जो चीज बतानी मतलब कम्पैक्ट बतानी, ये कम्पैक्ट या करेक्ट बताने का मतलब ये मैं आपको कह रहा था, आपको डिस्करेज कर रहा हूँ। देखिए जैसे एल्डोस्टेरोन है ना, तो आपने जब भी बताना आपने कहना सर एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारे पास इनेक चैनल के ऊपर लगता है। इनेक चैनल के ऊपर वो क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो सर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। इसके साथ साथ एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सर पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है। सर जो हाइड्रोजन आयंस है उनको बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है। तो ये तीन फंक्शन होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएच कहते हो। ये एडीएच कहाँ पर जाके लगता है, आपकी डीसीटी के ऊपर। और वहां पर क्या ये ओपन करवाता है, एक्वापोरिन चैनल को। और जब एक्वापोरिन चैनल के ऊपर लगता है तो वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। चलो ये उनके फंक्शन भी डिस्कस हो गए। इंक्रीज इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है जी, तो ये एल्डोस्टेरोन की बात की है। ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है प्रमोशन ऑफ द मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ एंड विरिलाइजेशन। अब ए और सी में से हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो हम ट्राई करते हैं पहले यहाँ पर सी को। ठीक है जी, अब देखें जी सी क्यों हुआ है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होगा,
ये उन सेल्स के अंदर ज्यादा होता है जिन्होंने क्या बनाने होते हैं, एंड्रोजन। क्या बनाने होते हैं, जिन्होंने एंड्रोजन। और एंड्रोजन वाले कौन कौन से सेल मैंने आपको बताए सर, एड्रीनल ग्लैंड की जो थर्ड लेयर है ना, जोना रेटिकुलरिस, वहां पर भी जो सेल्स हैं उनके अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो आपकी ओवेरियन सेल्स हैं उनके अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये दोनों क्या रिलीज करते हैं, देखो ओवरी से भी आपके पास एंड्रोजन रिलीज हो सकते हैं, आपके एड्रीनल ग्लैंड की जो थर्ड लेयर वहां से भी एंड्रोजन रिलीज होते हैं, ठीक है। और जब एंड्रोजन ज्यादा होंगे तो वो क्या करवाते हैं, वो अगर फीमेल है तो उसके अंदर ना मेल लाइक पैटर्न वो रिलीज करवाते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ द मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ एंड विरिलाइजेशन। अब हमने इस एमसीक्यूज के ऊपर इतना ज्यादा टाइम लगाया, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो सिंपल, आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, आपने आपके जेन में एंड्रोजन आना था, आपने ये तीसरी चौथी स्टेटमेंट पढ़नी नहीं थी, आपने डायरेक्ट आना था प्रमोशन ऑफ द मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ एंड विरिलाइजेशन, कि ये इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो पहले हमने डिटेल डिस्कस किया है, उसके बाद हमने शॉर्टकट इसको आंसर कैसे करना मैंने आपको वो भी बता दी, ठीक है जी। तो ये सारी बातें देखा, ये स्टीरॉइड्स है, एंड्रोजन है, जिन सेल्स के अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं वहां से स्टीरॉइड से ये एंड्रोजन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर ये देखे, आपको सर पता है मजाक कर रहे हैं, ये देख लो, आप खुद पढ़ सकते हो यहाँ पर, कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं, वो पेप्टाइड हार्मोन, जो प्रोटीन्स वाले हार्मोन है उनको ज्यादा बनाते हैं। तो ये सारा आपने इनको रीड आपने खुद करना है, मैंने समझा आपको सारा दिया, ठीक है जी। अब आते हैं next। Compared to a healthy young man, which of the following set of test results would be most consistent with, compared to a healthy young man, which of the following set of the test results would be most consistent with the physician conclusion? सर पूछा उन्होंने ये है कि एक हमारे पास हेल्दी यंग मैन है और एक जो ऊपर वाला मेल है ना जिसका ये सारा सिनेरियो लिखा हुआ, एक वो वाला पेशेंट है, और दोनों पेशेंट के हमने क्या करने हैं, हमने टेस्ट को कंपैरिजन करना है। मतलब देखें, एक आपके पास यंग है, आपने उसका टेस्टोस्टेरोन लेना है, एक आपके पास जो पेशेंट है उसका आपने टेस्टोस्टेरोन लेना है, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करना है। फिर फ्री टेस्टोस्टेरोन हमने दोनों बंदों के अंदर देखना है, एक कंट्रोल ग्रुप है, एक केस वाला पेशेंट हमारे पास, दोनों को हमने कंपैरिजन करना है। और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसको भी हमने कंपैरिजन करनी है। ये तीन चीजें हेल्दी और जो पेशेंट है उन दोनों के दरमियान में आपने यहाँ पर कंपैरिजन करना है। देखिए काफी टाइप के क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट वाले, ये पीछे वाले जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ये इनको हम जो आपकी एमसीक्यू की कैटेगरी ना एरोज वाली, इसको हम वहां पर इंक्लूड करते हैं कि ये एरोज क्वेश्चन, ठीक है। तो कैटेगरी कौन सी है, एरो क्वेश्चन। आगे आपके पास रिस्क फैक्टर वाली भी एक कैटेगरी है, ठीक है। तो साथ हमें एमसीक्यू की टाइप का भी पता होना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 जो एमसीक्यूज है ना एग्जाम के अंदर, वो ये वाले आने हैं आपके पास ना एरोज वाले, तो ये एरो एमसीक्यूज है। ऊपर आते हैं जी। A 66-year-old man comes to the office to discuss his sexual health. कि 66 साल का एक बंदा है, वो अपनी सेक्सुअल हेल्थ को डिस्कस करने के लिए आपके पास है, ठीक है जी। He thinks that he has symptoms of low testosterone. उसको लगता है कि जैसे ना उसका टेस्टोस्टेरोन कम है, similar to those described in an article he recently read in a health magazine. कि भाई वो आपके पास एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस आर्टिकल के अंदर उसने देखा कि जैसी सिम्टम आर्टिकल्स के अंदर उसने पढ़ी ना, उसको लगा कि जैसे ना मेरे अंदर भी क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, कम है, ठीक है जी। तो अभी तक आपने ये कहना है कि यंग मेल है और वो आपके पास आर्टिकल रीड करने के बाद आ गया और उसको लग रहा है कि उसका टेस्टोस्टेरोन क्या है, कम है। द पेशेंट हैज नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर, कि उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो नॉर्मल है, बट रिड्यूस स्पॉन्टेनियस इरेक्शन, कि सर जो इसकी इरेक्शन है ना वो इरेक्शन उसकी कम हो गई है, ठीक है। इरेक्शन का आपको आइडिया है ना, इरेक्शन हम किसको कहते हैं, इरेक्शन का आपको पता है ना, जी सर। जी ठीक है जी हो गया सर। जी। जी, उसकी सेक्सुअल डिजायर नॉर्मल है और उसकी जो इरेक्शन है वो क्या है, वो कम हुई है। एंड रिड्यूस सीमन वॉल्यूम विद इजैकुलेशन, जो उसका सीमन वॉल्यूम है वो भी कम हुआ है। तो तीन चीजें होगी, सेक्सुअल डिजायर उसकी ठीक है, उसकी इरेक्शन कम हुई है, और जो सीमन का वॉल्यूम था वो उसका कम हुआ है, रिड्यूस सीमन वॉल्यूम विद इजैकुलेशन, ये तीन बातें हुई हैं। ही रिक्वायर्स मोर स्टिमुलेशन टू अचीव अ सेटिस्फैक्ट्री इरेक्शन, ठीक है जी। तो उसको ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होती है, मतलब हो सकता है वो कोई सर्डिनासिल
या कोई इंजेक्शन है, या मतलब कोई इस तरह की चीज यूज करता होगा जो मतलब क्या करेगी, उसको सेटिस्फैक्ट्री इरेक्शन करवाती है। एंड हैज अ लॉन्गर सेक्सुअल रिफ्रैक्टिव पीरियड देन बिफोर, ठीक है जी। तो वो उसका जो ड्यूरेशन हो जाता है वो सेक्सुअल वाला इरेक्शन वाला वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। The patient has no medical condition, takes no medication, he does not use tobacco, alcohol, illicit drugs, vital signs are normal, BMI ठीक है, physical examination including examination test is normal है, after laboratory testing is completed, the physician finds no evidence of the organic disease and conclude that the results are consistent with the normal aging, ठीक है जी। नॉर्मल एजिंग और यंग मेल, देखें वो कह रहा है कि फिजिशियन ने कहा कि भाई आपका सब कुछ ठीक है, आफ्टर लेबोरेटरी टेस्टिंग इज कंप्लीटेड द फिजिशियन फाइंड्स नो एविडेंस, फिजिशियन को उस बंदे के अंदर कोई भी डिजीज नजर नहीं आई। 66 ईयर का बंदा है ये, इसके अंदर आपको फिजिशियन को कोई भी डिजीज इसके इस बंदे के अंदर नहीं मिली। एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, अगर फिजिशियन को डिजीज नहीं ना मिली इसका मतलब उस बंदे में कोई डिजीज नहीं है। आपने कभी भी अपने क्वेश्चन के अंदर ना फिजिशियन को रॉन्ग नहीं करना, ठीक है। तो जो फिजिशियन बता रहा होगा भाई उसकी बात आपने क्वेश्चन के अंदर माननी है। अगर यहाँ पर फिजिशियन ने कह दिया कि इस बंदे के अंदर डिजीज नहीं है, ये इसका वहम है, ये बस इसको लग रहा है, ठीक है जी, तो आपने भी यही बात को कंक्लूड करना है कि वाकई इस बंदे के अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, सिर्फ इसको लग रहा है, ठीक है जी। और वो ऐसा इसको क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो और एल्डर फीम मेल्स है ना, जैसे कि 66 ईयर ओल्ड, मैंने आपको बताया था एज बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जो 66 साल के बंदे हैं भाई उनके अंदर इरेक्शन कम होनी होनी होती है, उनकी डिजायर सेम रहती है, लेकिन जो उनकी इरेक्शन होती है वो कम हो जाती है, उनके सीमन का वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल एजिंग का जो फैक्टर है ना वो यहाँ पर इस बंदे के अंदर आया हुआ है। अब वो ये चाह रहा है कि जैसा वो मतलब कि 30-35 साल की उम्र में जैसी उसकी इरेक्शन थी, जैसी सेक्सुअल डिजायर थी, जैसी सेक्सुअल टाइमिंग थी, जैसी सीमन प्रोडक्शन थी, जैसी इजैकुलेशन थी, वो अब भी हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल एजिंग के साथ साथ आपकी सीमन की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना ये नॉर्मल रहता है आपका, ठीक है। तो कंपेयर टू हेल्दी यंग मैन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द टेस्ट रिजल्ट वुड बी मोस्ट कंसिस्टेंट विद द फिजिशियन कंक्लूजन। तो हमने पूरे टेस्ट के अंदर करना क्या है, हमने ये करना है कि एक 66 साल का बंदा है, एक हमारे पास यंग बंदा है, जैसे आपका मतलब कि 25 साल का दनान है, 66 साल का एक मेल है। अब दोनों की हमने क्या करनी है, जो सेक्सुअल मतलब कि ये इंटरप्रिटेशन है या जो हार्मोन्स हैं इनको हमने आपस में कंपैरिजन करना है कि हम 25 साल की उम्र में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या 66 ईयर ओल्ड एज के अंदर जाके हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है जी। तो वो बात हमने यहाँ पर बतानी है। हमने यहाँ पर कंपेयर टू हेल्दी वुड बी द कंसिस्टेंट विद फिजिशियन कंक्लूजन। तो हमने जो ये बंदा है ना 66 ईयर वाला, इसके अंदर बतानी है कि यंग मेल के कंपैरिजन में इसके अंदर जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है वो क्या होगा। जो हमारे पास टोटल टेस्टोस्टेरोन है इस बंदे के अंदर वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हमने बताना है। फ्री टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर क्या होगा, और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग जो ग्लोब्यूलिन है वो इसके अंदर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सबसे पहले तो मुझे आप बताएंगे ना, तो आपका क्या ख्याल है यहाँ पर, फिर मैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि जो 66 साल का बंदा है इसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा होगा या कम होगा, टोटल टेस्टोस्टेरोन। हाँ जी, सर इसमें ज्यादा होगा। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा। चलिए आगे, फ्री टेस्टोस्टेरोन। तो फ्री टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा होगा सर। चलिए फ्री टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा होगा। आगे, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। तो वो कम हो जाएंगे सर, शायद मे बी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आप कह रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसीलिए ये आपसे करवाया है। अब देखें, जैसे जैसे बंदे की एज, ऊपर उन्होंने क्या बताया हुआ है, ऊपर उन्होंने बताया कि रिड्यूस स्पॉन्टेनियस इरेक्शन, कि उस बंदे का इरेक्शन नहीं हो रही, रिड्यूस सीमन वॉल्यूम विद इजैकुलेशन, सीमन का वॉल्यूम भी उसका कम है, उसकी इरेक्शन भी नहीं हो रही, लेकिन जो सेक्सुअल डिजायर वो थोड़ी बहुत क्या है उसकी नॉर्मल है। अब आते हैं जरा आपको ना यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी है ना वो ये है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन ना बच्चे, ये आपके पास जो एल्डर मेल्स होते हैं ना उनके अंदर इंक्रीज होती है। इसको भी आप छोड़ो,
टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन को ना, इसको भी आप छोड़ो। सेक्स हार्मोन जो बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है ना, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है एल्डर्स के अंदर। ये हमने याद रखना होता है। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट तो एज इतनी है कि जैसे बंदे की एज ज्यादा हो, ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। क्या है, हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। आप जैसे 55 ईयर से ऊपर जाओगे, आपका लिवर क्या करेगा, आपके एड्रिनल ग्लैंड क्या करेंगे, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स को ज्यादा कर देंगे। जब ये ज्यादा है ना, आपने पता भी एल्डर बंदे के अंदर ये ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है ना, वो आपके पास कम हो जाएगा। हमने इसको उल्टा जाना है। अब जो मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन या ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन, एक आंसर की तरफ जाना है। कैसे, कि आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे सारा, एंडो के अंदर भी आपने शायद पढ़ा होगा कि उसके लास्ट वाले टॉपिक के अंदर हम ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, नहीं सॉरी, रिप्रोडक्टिव के अंदर ये हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। तो 66 साल का 60 से ऊपर अगर एज जाएगी ना, तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या हो जानी है अदनान भाई, ज्यादा। ये ज्यादा होगी, ये लो, उसको लगाना। हाँ जी, यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि सर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को आपने याद रखना कि ये ज्यादा होगी, ठीक है, एल्डर्स के अंदर। ये ज्यादा है तो जो फ्री टेस्टोस्टेरोन आपका होगा ना, वो कम हो जाएगा। तो अगर फ्री टेस्टोस्टेरोन आपका कम होगा, तो जाहिर बात है जो हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की सर्कुलेशन है, या टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है, वो भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। तो इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसकी ऑप्शन ने हमें इसका आंसर बताया कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज्यादा होगी तो फ्री टेस्टोस्टेरोन कम होगा। फ्री टेस्टोस्टेरोन अगर हमारे पास कम होगा, तो जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल भी आपके पास कम हो जाना है, ठीक है जी। वैसे भी अगर आपको मैं बताऊं ना, अगर थोड़ी सी मुराटे की बात करें, तो वो ये होता है कि जो आपके पास एल्डर मेल्स होते हैं ना, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट कम होती रहती है ज्यादा, जैसे जैसे एज के साथ आप जाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर याद रखना है। लास्ट में आपको इसकी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं। नॉर्मल एजिंग, normal aging in men is associated with the slow decline in gonadal testosterone production, a compensatory rise in LH, and rising serum level of sex hormone binding globulin। सिर्फ अदनान इस चीज को रट्टा लगाना है कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बूढ़े बंदे के अंदर ज्यादा होगी। जब उसके अंदर ज्यादा होगी, फ्री टेस्टोस्टेरोन उसका कम हो जाना है। देखिए एक आपको और बात बताऊं, ये क्वेश्चन तो चले हमारा हो गया है, सॉल्व हो गया है। आगे क्वेश्चन आएगा, वहां पर ना एलएच की अमाउंट देखेंगे कि एल्डर्स के अंदर एलएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, ये इंक्रीज हो जाता होता है। ये इंक्रीज क्यों होता है, देखें टेस्टोस्टेरोन का मैं तो फीडबैक जाता है आपके ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस के पास, कि भाई हमारी ब्लड सर्कुलेशन में क्या है, टेस्टोस्टेरोन कम है, तो हमें और टेस्टोस्टेरोन बना दो। तो आपको पता है ऊपर से जीएनआरएच रिलीज होता है, वो आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, वहां से एलएच और एफएसएच को रिलीज करवाता है। तो जब भी टेस्टोस्टेरोन